मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और आपका जी मीडिया के इस बेहद ही खास शो में स्वागत है। आपसे आज मुलाकात होने वाली है बेहद ही खास शख्स से। जी हां, उन्हें बिहार बहुत ज्यादा पसंद है। बिहार यूं कहें तो उनके लिए परफेक्ट है। बिहार का लिट्टी चोखा तो क्या बात ही है। जी हां, बिहार के लोग तो उनकी अदाकारी के लिए कायल हैं जनाब। जी हां, नन अदर देन मेगा सुपरस्टार आमिर खान सर। ओ माय गॉड, मैं नर्वस हूं, चीटी काट के देखूं क्या? हाय अक्षरा, हाउ आर यू? सर, कमाल की बात है कि आज आपके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। आई एम लिटिल नर्वस। नो, आई एम सो हैप्पी एंड यू सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी। आपकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है। I was just looking at your smile and you're beautiful. Thank you so much. So nice to talk to you. Thank you very much, sir. Honored. सर, मैंने, चूंकि मैं खुद भी पटना से हूँ सर, जी, बिहार। हाँ, वहाँ का लिट्टी चोखा बहुत कमाल का है सर। लिट्टी चोखा से मुझे याद आया, और हर दिन बिहार का चप्पा चप्पा, बिहार के हर कदम पर, जैसे ही हम लोग कदम रखते हैं, हर ठेले पे आपकी तस्वीर चिपकी लगी रहती। हाँ, मैंने सुना। और वो देख के ऐसा प्रतीत होता है, या ऐसा मन में सवाल आता है कि आपने लिट्टी चोखा को खाया सर, कि लिट्टी चोखा आपको खा गया? मुझे लगता है लिट्टी चोखा ने मुझे खाया। सर, आपने उसका स्टारडम ही ध्वस्त कर दिया। नहीं, मुझे इतनी खुशी है जब मैंने सुना कि भाई आपके लिट्टी चोखा के स्टॉल्स पे आपकी फोटो लगी है, तो मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वो वाकई इट्स अ वेरी स्पेशल डेलिकेसी, बहुत ही खास है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो सारे बिहार में जो लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, वो मेरी फोटो लगाते हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्राउड और बहुत गर्व महसूस करते हैं जब आपकी तस्वीरें लगी देखते हैं। और सर, मुझे आपसे जानना है कि आपको लिट्टी चोखा कैसा लगा, और वो अनुभव बताइए जब आप ठेले पे गए और पटना गए, और पटना के शहर में जब लोग आपको देखे, भीड़ तो ऑफ कोर्स उमड़ी होगी। हाँ, काफ़ी लोग थे, लेकिन मैंने इतना सुना था लिट्टी चोखा के बारे में कि मेरा बहुत मन था खाने का। और जब मैंने चखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं घर का खाना खा रहा हूँ, उस टाइप की मुझे फीलिंग आई। इट्स अ रियली कंफर्टिंग फीलिंग, इट्स अ वेरी वार्म फीलिंग। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ सर, आपकी जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो दर्शक आतुर हो जाते हैं देखने के लिए। इस फिल्म में ऐसा कुछ क्या नया होगा, क्या अलग होगा, जो दर्शक अभी भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि आपने 4 साल तक का लंबा इंतजार कराया है। तो उतनी आतुर है लोगों में। मैं आपको बताऊं अक्षरा, मैंने ये फिल्म एक्चुअली, मुझे इस कहानी में क्या पसंद आया, जिस वजह से मैं खिंचा चलाया इस कहानी की तरफ, और वो है ये किरदार लाल सिंह चड्ढा का। जैसे कि आप जानती होंगी कि अमेरिका में एक फिल्म बनी थी फॉरेस्ट गंप, आई थिंक 94 में बनी थी, और वो बहुत लोकप्रिय हुई थी वहाँ पर, और लोगों को बहुत पसंद आई थी, बेहद पसंद आई थी, अमेरिकी लोगों को बहुत पसंद आई थी। वो उससे पहले किताब थी, अमेरिकन ऑथर ने किताब लिखी थी, उस पर उन्होंने फिल्म बनाई थी, और वो किरदार इतना ख़ास लिखा था उन्होंने कि वो किरदार मेरे साथ रह गया। और जब अतुल का अडेप्टेशन, अतुल कुलकर्णी ने जो लिखा है अडेप्टेशन, जब वो मैंने सुना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब दिल को छू लिया। और उसमें ख़ास बात ये कि जो किरदार है वो इतना मासूम है, इतना साफ दिल है, इतना प्योर है, और उसके मन में खोट नहीं, बिल्कुल किसी के लिए कभी नेगेटिव नहीं सोच पाता, और कोई खोट नहीं है दिल में। और अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ताकतवर होता है, वो लोगों को पीटता है, 10-20 लोगों को मार लेता है, आजकल तो मतलब 100 लोगों को भी मार लेते हैं हम। और या तो फिर हीरो ऐसा होता है जो मॉरली बहुत स्ट्रांग होता है, जो अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता है। ये एक नया किस्म का हीरो है। ये इसकी ताकत है, इसकी मासूमियत, इसकी ताकत है इसका इनोसेंस। और वो क्योंकि वो इतना मासूम है, वो चीज़ें उसके लिए होती हैं। एक तरह से जो कायनात है वो उसके लिए काम करती है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है, वो किरदार ऐसा है। और मैं चाह रहा था कि जो ख़ास तौर पे जो फैमिली ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, वो ये इस किरदार को देखें, और इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। डेफिनेटली सर, वो आपकी हर फिल्मों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
वेल इट्स ही इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर ऑल्सो, और जो माँ और बेटे का रिश्ता फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही ख़ास है। जिस तरह से माँ परवरिश देती है बच्चे को, लाल को, और उसी तरह वो बड़ा होता है, उसकी माँ की चीज़ों को बहुत ही माँ को बहुत मानता है वो। तो वो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, तो इसलिए मैंने ये फिल्म की, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये किरदार मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सर मुझे ये बात जाननी है कि अतुल कुलकर्णी जी के एक इंटरव्यू में मुझे सुनने को मिला, हमें सुनने को मिला कि एक तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, और उसके अलावा उन्होंने जब आपको स्क्रिप्ट ये ऑफर की तो आपने तकरीबन 1 साल लगा दिया इसको पढ़ने में। क्या आमिर खान बहुत बिजी थे, या फिर सर आप एकदम डेप्थ में जाके एकदम डीप चीजों को समझते हैं और उसके बाद फिर? नहीं, दोनों में से कोई भी चीज सही नहीं है। उसकी वजह ये थी कि आपने जैसे कहा, अतुल बहुत गहरा दोस्त है मेरा, और वो एक्चुअली लेखक है नहीं, मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, लेकिन बेसिकली ही इज नोन फॉर हिज एक्टिंग। तो जब उसने मुझे बताया कि मैंने फॉरेस्ट गम का अडेप्टेशन लिखा हुआ है और वो भी 2 हफ्तों में, तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। मैं मुझे लगा कि पता नहीं क्या लिखा होगा उसने, 2 हफ्ते में कौन लिख सकता है पूरी अडेप्टेशन, और वो भी फॉरेस्ट गम जैसे फिल्म की। जैसे हिंदुस्तान में जो क्लासिक्स बनी है, जैसे शोले है, मदर इंडिया है, मुगल आजम है, प्यासा है, इन फिल्मों को हम दोबारा बनाने के हिम्मत नहीं होती। तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि फॉरेस्ट गम को हम कैसे दोबारा बना पाएंगे, और मुझे ये लगा कि उसकी कहानी इतने मन से उसने लिखी है अडेप्टेशन, तो अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो उसका दिल टूट जाएगा। तो इसलिए मैं टाल रहा था। एक्चुअली 1 साल नहीं, 2 साल लगे हमको सुनने में। अच्छा। और मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट मुझे पढ़ना इतना पसंद नहीं है, मुझे सुनना पसंद है। मैं डायरेक्टर से आमतौर पे मैं डायरेक्टर से सुनता हूँ, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि डायरेक्टर उस वक्त था नहीं, सिर्फ लेखक था, तो अतुल से मैंने कहानी सुनी और अडेप्टेशन सुना, और वो सुनते ही मैंने मन बना लिया कि मुझे ये फिल्म करनी है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी मुझे। सर, और जो मुझे लगा था कि इतना मुश्किल है, आप फॉरेस्ट गम को कैसे अडेप्ट करेंगे, वो अतुल ने इतना अच्छा किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये हम फिल्म बना सकते हैं, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। दैट्स ग्रेट। मुझे ये सवाल जानना है कि इस फिल्म में जो वो बच्चा है, वो उस दौर, फॉरेस्ट गम की जहां तक बात करें, उस फिल्म में वो बच्चा उस दौर की बड़ी बड़ी हस्तियों से इत्तेफाकन मुलाकात होती है। जी हाँ, जी हाँ। क्या हम इस फिल्म में भी भारत के हस्तियों से मुलाकात करते लाल सिंह चड्ढा को देखेंगे? हाँ जी हाँ, आप लाल सिंह जो है वो कई बड़ी हस्तियों से भी मिलता है, और बल्कि मैं आपको बताऊं तो ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट थी उसमें 2-3 और सीन्स भी थे जिसमें बड़ी हस्तियों से मिलता है वो, लेकिन हमने जो फाइनल कट बनाया वो लेंथ के चलते हमने एक आध सीन जो हमने छोड़ दी हैं फिल्म से। लेकिन वो इस कट में भी वो कई बड़ी हस्तियों से मिलता है, और आपको वो देखने का मौका मिलेगा। सर, एक लो आईक्यू का बच्चा से जीनियस बनने तक की कहानी, ये आप हमेशा से करते आए हैं, क्या हम इस फिल्म में भी वही देखेंगे कि एक इडियट से जीनियस बनने की कहानी देखने को मिल रही है, या फिर हमें हमारे जहन में 3 इडियट आएगा? एक्चुअली लाल सिंह बदलता नहीं है, वो जैसा है वो वैसे ही रहता है। लोग उसको जीनियस बोलते हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो वैसा है जैसे ही है, सिंपल है, और वो एक्चुअली कुछ खास करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसका नेचर वैसा है कि वो बस अच्छा इंसान है। तो उससे जो कहानी निकल के आती है वो आप देख पाएंगे। और एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो हम सब में कुछ ना कुछ कला होती है, हम सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है जो हमको खास बनाती है। और जैसे हमने तारे ज़मीं पर में भी देखा, 3 इडियट्स में भी देखा, वो चीज़ क्या है वो हमें पहचाननी है अपने बारे में, कि वो क्या कौन सी चीज़ है जो हमें खास बनाती है। सर, इस फिल्म के दौरान आपने मल्टीपल लोकेशंस पर शूट किया है। क्या कोई एक ऐसा लोकेशन जो आपके दिल पर छाप छोड़ गया हो, या कुछ ऐसी यादें, या कुछ ऐसा मोमेंट? एक्चुअली ये फिल्म के अंदर हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया, और चूंकि ये गाना ऐसा है जिसमें कि वो लाल का किरदार जो है वो तुरकलियाँ, जो आपने अभी देखा गाना मैंने दिखाया, हाँ, तो वो जो है वो जब गाना शुरू होता है, जब वो दौड़ता है, उसके बाल छोटे हैं, क्लीन शेवन है वो,
दाढ़ी बढ़ती है, बाल बढ़ने लगते हैं, 4 साल तक दौड़ता है वो, 4 साल 7 महीने तक। सर आप 4 साल दौड़े? हाँ, नहीं मैं नहीं दौड़ा 4 साल, किरदार 4 साल नहीं, लेकिन हम लोग ने नहीं, कुछ 1.5-2 महीना तक मैं दौड़ा। 1.5-2 महीने? हाँ, 1.5-2 महीने की शूटिंग हुई थी, जिसमें कि हम अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते थे। एक आध दिन हमको लगता था पहुंचने में, क्योंकि दूर दराज जगहें हैं ये, और फिर वहाँ हम शूट करते थे। और बस रोज़ मुझे सिर्फ दौड़ना होता था, तो 5-6 किलोमीटर में रोज़ दौड़ता था। हर शॉट दौड़ने का था, बट उससे हमको एक्चुअली अपने देश को देखने का मौका मिला। हम खुद ऐसी जगहें गए जो मैं पहली दफ़ा जा रहा था, और इतनी खूबसूरती है हमारे देश में, वो एक मुझे मौका मिला अपने देश को देखने का। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, और हर लोकेशन में जाके मुझे इतना मज़ा आया। और हमारे लिए भी ये एक मौका था कि हम लोगों को दिखाएं कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। हम किरदार के जज्बातों के साथ जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। तो we really enjoyed that, and I think एक जो one of my favorite places है जहाँ वो जटायु का स्कल्पचर है, जो आप देखती हैं गाने के अंदर। I think that was one of my favorite places। हाँ, वो, और एक वो जो मैंने बताया ना, रोड के बीच में से वो पत्थर, माउंटेन के बीच में से वो रोड कटी हुई है। हाँ, हिमाचल में। हाँ, तो कमाली शॉट हुआ है सर। कन्याकुमारी में गए हम लोग, कन्याकुमारी तक, हाँ वहाँ पे शॉट लिया है, कन्याकुमारी में, हर जगह लिया है एक्चुअली। हाँ सर, फिल्म करने के दौरान क्रिएटिव फ्रीडम पर आपकी क्या राय है? आई थिंक दैट लाइक डायरेक्टर का दबाव या प्रोड्यूसर का, या फिर आप नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से फिल्म मेकिंग जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है। डायरेक्टर जो है वो नरेटर होता है, और इसलिए मैं डायरेक्टर्स को बड़े केयरफुली चुनता हूँ। मेरी डायरेक्टर्स वो हों जिन पे मुझे पूरा भरोसा है, जो क्योंकि वही हैं जो फिल्म बनाएंगे। और मुझे लगता है कि आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अद्वैत जो है एज ए डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर। एक ही फिल्म बनाई है इससे पहले, सीक्रेट सुपरस्टार। ये उनकी दूसरी फिल्म है, बहुत ही मुश्किल फिल्म चुनी है उन्होंने, और बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि जो हम फिल्म बनाने चले थे, अद्वैत ने एज ए डायरेक्टर उस फिल्म को वो उस जगह के बहुत नज़दीक ला पाया है। जो हम बनाने चले थे, मुझे लगता है हम बना पाए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जब डायरेक्टर सक्सेसफुली एक फिल्म को बनाता है। जो क्रिएटिव टीम के मन में एक तस्वीर होती है कि ये फिल्म हमारी ऐसे बनेगी, हमारे जहन में वो बात होती है, और ये जहन में बात होती है बनाने से पहले। जब हम फिल्म देखते हैं तो हम उसके कितने नज़दीक आ पाए, वो मुझे एक्चुअली दैट इज़ द मेन थिंग। अगर मुझे लगता है कि हाँ हम उसके नज़दीक आए, तो फिर मुझे लगता है कि डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा रहा है। और अद्वैत ने बखूबी ये जिम्मेदारी निभाई लाल सिंह चड्ढा बनाने की। बल्कि ना सिर्फ अद्वैत, मैं कहूँगा कि हर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जैसे सेतु हैं जो हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं, हेमंती हमारी एडिटर हैं, मुस्तफ़ा हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, हैरी इज़ हेड ऑफ VFX, हर HOD ने, अतुल ने इतनी कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, सब ने बहुत ही जोश से काम किया। और जी, बीइंग अ सुपरस्टार, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं लोगों के प्रति या अपनी टीम के प्रति, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, ये फिल्म मेकिंग इज अ टीम एफर्ट। और जो होता क्या है कि लोग मुझे देखते हैं पर्दे पर, और उनको लगता है कि फिल्म जब अच्छी लगती है तो वो सारा श्रेय जो है वो मुझे दे देते हैं, जबकि एक्चुअली फिल्म बनाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। और मतलब हर एक इंसान का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्टर से लेके राइटर, हर क्रिएटिव इंसान जो उसके साथ जुड़ता है। और इट्स लाइक जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं, इट्स ए टीम एफर्ट। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, इट्स ए टीम एफर्ट। हर इंसान को अपना भार उठाना पड़ता है, और तभी जाके फिल्म अच्छी बनती है। और हर इंसान अपना कंट्रीब्यूशन देता है फिल्म के अंदर, तभी जाके फिल्म अच्छी बनती है। आप देखिए अमिताभ और प्रीतम ने कितने अच्छे गाने बनाए हैं, बहुत कमाल के। और अरिजीत जी, सोनू जी, इन्होंने कितना अच्छा गाया है। तो हर इंसान का इसमें बहुत गहरा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे एज ए प्रोड्यूसर बहुत खुशी होती है
कि हम लोग इस तरह काम कर पाए। जी सर। सर रंग दे बसंती फिल्म या मंगल पांडे या अनगिनत फिल्में, बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से आप देशभक्ति को देशभक्ति के जज्बे को प्रमोट करते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हर फिल्म में एक अलग संदेश दे जाते हैं। एक्चुअली ये मेरी सोच ऐसी नहीं है कि मैं कोई मैसेज पहले से तय कर लेता हूं कि भाई मुझे ये मैसेज देना है और उसके ऊपर हम एक फिल्म बनाते हैं। ऐसी सोच नहीं है मेरी। मुझे कहानियां पसंद हैं, मुझे ड्रामा पसंद है, मुझे इमोशंस पसंद है। मैं लोगों के दिल तक पहुंचना चाहता हूं, अपनी ऑडियंस के दिल को छूना चाहता हूं, उनको हंसाना चाहता हूं, रुलाना चाहता हूं, उनको सरप्राइज करना चाहता हूं। इसलिए मैं हर फिल्म मेरी अलग होती है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि क्या होगी, इस दफ़ा मैं क्या लाऊंगा। तो मुझे वो अच्छा लगता है कि लोग उस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, और ये मेरा रिश्ता है मेरी ऑडियंस के साथ इतने सालों से जो हमारा बना है। तो आई लाइक टू सरप्राइज माई ऑडियंस ऑल्सो। जी। दैट्स ग्रेट। हाँ। दोबारा पटना में आपको कब देखने को मिलेगा? देखिए, मैं इस दफ़ा तो शायद मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं रिलीज़ के वक्त काफ़ी ये फिल्म बहुत मुश्किल रही है, तो हम लोग अभी भी फाइनल टचेस हम लोग लगा रहे हैं फिल्म के ऊपर। लेकिन उम्मीद है मुझे कि मैं जल्द आऊँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज हैं। सर एक बात कहें? हाँ। आप जब भी पटना जाएं प्लीज हमको इन्फॉर्म कराइएगा। हम साथ में जाएंगे। हाँ जरूर जरूर। हम आपके इर्द गिर्द मंडराना चाहते हैं। हम साथ में जाएंगे, हम साथ में जाएंगे। थैंक यू सो जरूर मच जरूर। और पटना के लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार, और मैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि उनको फिल्म कैसे लगी। सर मैं आपको लिख के देती हूँ, पटना में ये फिल्म गर्दा उड़ाएगी, ये अच्छा। मैं कह रही हूँ। आप बस प्रार्थना करिए जी डेफिनेटली। और मुझे एक्चुअली ये हमेशा मुझे ये चिंता रहती है कि जब हम फिल्म बनाते हैं और उसमें इतने हमारे जज्बात जुड़ जाते हैं फिल्म के साथ, तो फिर हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छी लगे वो। जी, जी। और हिट और फ्लॉप में इतना नहीं सोचता हूँ। मुझे ज्यादा ये मन में होती है बात कि जो भी इंसान मेरी फिल्म देखे उसको अच्छा लगे, उसको मेरी फिल्म अच्छी लगे, और मैं ये मैं चाहता हूँ। तो ये मेरे मन में बात हमेशा घूमती रहती है कि लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं, डेफिनेटली अच्छी लगेगी, इज्जत रह जाएगी कि नहीं। सर बिल्कुल रहेगी सर। और मैं चाहती हूँ आपसे पूछना कि इस फिल्म में आपने सिख का किरदार निभाया है। सिख ही क्यों? बंगाली, गुजराती या फिर बिहारी ही क्यों? हाँ, बिहारी भी हो सकता था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत से किरदार हो सकता था जब हमने अडेप्टेशन किया। लेकिन अतुल ने, जब मैंने कहानी सुनी पहली दफा, तो वो फर्स्ट ड्राफ्ट से ही वो किरदार सरदार ही बनाया था अतुल ने, वैसे ही लिखा था। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत पसंद आया, और फिर उसके बाद मैंने इतना सोचा नहीं कि एक्चुअली आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है हाँ बहुत सही सोचा उसने। हाँ, वो इस वक्त तो मैं उसे सिर्फ सिख किरदार में ही देख पाता हूँ। हाँ, एक्चुअली बिहार इज अ वेरी हिस्टोरिक प्लेस। इट्स या वेरी हिस्टोरिक प्लेस। आप नालंदा गए हैं कभी? मैं नालंदा नहीं गया हूँ, मुझे बहुत मन है जाने। इस बार घुमाने ले चलेंगे। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा नालंदा, एंड इट्स अ प्लेस विद रिच हिस्ट्री। सर मैं चाहती हूँ कि आप बिहार बेस्ड भी कोई फिल्म बनाइए। हाँ, आपने अच्छा अब भी की है लगान, हाँ, बट बिहारी लैंग्वेज पर कभी नहीं बनी। बिल्कुल सही कहा आपने। प्लीज सोचिएगा सर, और आपको माँ की कसम है सर, अगर सोचिएगा तो मुझे हीरोइन रखिएगा सर। आपको हाँ बोलना पड़ेगा। नहीं, जरूर जरूर, मैं आपके साथ जरूर काम करूंगा। और ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैंने बिहारी कैरेक्टर, मैंने एक ऐड किया था बिहारी कैरेक्टर, वो कोक का ऐड था, वो छोटा कोक का 5। मेरे साथ राजेश विवेक जी थे उस ऐड में, बहुत अच्छा किया था उन्होंने। और मैं कोक मांगता हूँ, वो लड़कियां, वो कुछ गलत दाम बताता है लड़कियों को, और मैं आके उसको हाँ, मैं बताऊँ फिंगर कितना है काउंट करो तो 5, और जब कार्बन छपेगा तो उस टाइप का था वो। सर ये बिहारी हाँ, बिहारी एक्सेंट बहुत अच्छा लगा आपके। बुड़बक कैसे करके मैं बुड़बक, हाँ, उसको मैं बुड़बक बोलता हूँ। अरे वाह।
तो वो एक छोटा सा मैंने किया था बिहारी, बट आप सही कह रही हैं, बिहारी किरदार मैं जरूर करना चाहूँगा। Please. बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको बताऊं कि आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और जरूर एक्चुअली मैं जितनी फिल्में करता हूँ, हम लोग टेस्ट स्क्रीनिंग, अपना स्क्रीन टेस्ट करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, ये देखने के लिए कि वो किरदार मैं ठीक से निभा पा रहा हूँ या नहीं। तो यकीनन हम लोग साथ काम करेंगे। सर लॉटरी लग जाएगा मेरा। सर आई वांट टू आस्क यू, अभी मेरे से चलते हैं करीना कपूर खान जी पर। आप दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से गर्दा उड़ाई है जब भी स्क्रीन पर आई है। एक्चुअली करीना इतनी खूबसूरत है, तो जब मैं उनके साथ शूटिंग करता हूँ तो मैं अक्सर उनको खो जाता हूँ उनको देखते हुए। वाकई वो इतनी खूबसूरत है, एकदम परी जैसी है वो। और इसके अलावा वो इंसान इतनी अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी इंसान है, उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगता है, एकदम घर जैसा महसूस होता है। सैफ भी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं। और आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट हैं। जब वो शॉट देती हैं तो इतना खो जाती हैं वो उस पल में, और शॉट जो है वो एकदम में सब खिल जाता है। तो उनके साथ काम करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बहुत मजा आता है। तो इस बार भी दर्शकों को बवाल देखने को मिलेगा। देखिए, जो हमने हमारी कहानी है उसमें जैसे हमने बनाई है, आई होप कि लोगों को अच्छा लगे। रूपा जो है, किरदार का नाम है रूपा, और लाल जो है वो रूपा के प्यार में बहुत ही मगन है, बेतहाशा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। एक्चुअली दैट इज द राइट वर्ड। हाँ, सिर्फ प्यार नहीं करता है, उसका वो प्रेम है। ही इज अ वेरी डिवोटेड लवर जी। हाँ। दैट्स ग्रेट। कौन सा गाना सुना? दर्शकों को भी बहुत। मैं कौन सा गाना सुनाऊं, बताइए। कोई भी सर जो आपके दिल के करीब हो। अच्छा, वैसे तो मुझे सारे हिंदी गाने जो 50s और 60s के गाने, वो सब मुझे बहुत पसंद है जी। दैट्स माय फेवरेट म्यूजिक। प्लीज सुनाइए सर। पसंदीदा म्यूजिक मेरा वही है, हिंदी फिल्मों के गाने। जी जी। 50s और 60s के, लता जी के, किशोरदा, मोहम्मद रफी, आशा जी। तो कौन सा गाना सुना, आप बताइए ना। सर जो आप वॉशरूम में जाके गाते हो। नहीं, मैं तो हर जगह गाते रहता हूँ। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। गाइड एक फिल्म आई थी, बहुत मुझे पसंद है वो फिल्म, गाइड। जी जी। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। ओ तेरे, अब कितना अच्छा गाती हैं आप, देखिए। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। एक मुझे और बहुत अच्छा लगता है गाना, वो मेरे चचेरान की फिल्म का है, प्यार का मौसम का गाना है। वाओ। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। वाओ सर, आप दिस वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। गाना चाहिए सर। हाँ, मैं सीख रहा हूँ मैं, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं गाता हूँ। सच अ प्योर फीलिंग। सर अब आते हैं कुछ सवालात पर। जी। वो ये है सर कि गाने के दौरान या फिल्म के दौरान आपके नी में बहुत ज्यादा पेन। हाँ, इस फिल्म के दौरान बहुत लाल सिंह की ज्यादा शूटिंग था। में। जी जी। बीइंग अ सुपरस्टार, आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते थे, वो आपके हाथ में होता है, क्योंकि आपका ही प्रोडक्शन है, तो आप टाइम लेके ठीक होके कर सकते थे ये काम, लेकिन फिर भी आपने पुश नहीं किया डेट्स, आपने इसको जारी रखा। क्या रीजन? नहीं, एक्चुअली वो प्रैक्टिकल चीजें इतनी मुश्किल होती हैं उस वक्त जब हम फिल्म की शूटिंग करने जाते हैं, तो महीनों पहले से हम उसके लिए तैयारी करते हैं जी। लोकेशन चुने जाते हैं, लुक तय किया जाता है, हजारों चीजें होती हैं उसमें। जी। और जब शूटिंग का वक्त आता है, शूटिंग का दिन आता है, अगर आप किसी भी वजह से शूटिंग ना कर पाए तो वो सारा बर्बाद हो जाता है। तो वो बहुत दुख होता है हम सबको जब कभी इसीलिए फिल्म की शूटिंग पे जब कोई डायरेक्टर हो, या आपको याद होगा लगान के दौरान आशुतोष गोवारिकर की पीठ में तकलीफ हो गई थी, स्लिप डिस्क हो गया था, 1 महीने तक डॉक्टर ने कहा कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते।
अब वो भी कह सकते थे भाई मुझसे शूटिंग नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शूटिंग नहीं छोड़ूंगा और काम नहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे लिए आप सेट पे बेड रख दो, मैं लेट के, क्योंकि डॉक्टर ने कहा लेटो तो मैं लेट के काम करूंगा। एंड एज ए डायरेक्टर मेरे लिए मैं जब लेटूंगा तो जो मॉनिटर है वो थोड़ा ऊपर रखिए ताकि मैं आसानी से देख पाऊं। तो ऐसे उन्होंने शूट किया। तो हम लोग के अंदर वो जोश होता है, वो जज्बात होते हैं कि हम रुकना नहीं चाहते उस वक्त। तो घुटने में मुझे बहुत तकलीफ थी, दोनों घुटने में तकलीफ थी, और सारे शॉट्स में मुझे दौड़ना ही था तो पेन किलर लेके और हाँ किसी तरह। और एक्चुअली फिल्म के अंदर ये कहानी में भी है कि उसको अपने पैर पे उसको चोट लगती है, एक वॉर के अंदर उसको इंजरी होती है। तो उसके बाद वो थोड़ा सही भी लगता है जब वो दौड़ रहा है, तो मुझे नजर आता है कि जब वो दौड़ रहा है उसके पैर में तकलीफ है भाई, नजर आता है हर कदम में वो नजर आता है कि तकलीफ हो रही है। चैलेंजिंग था मेरे लिए काफी, बट वो हो गया किसी तरह। हाँ, इस फिल्म में एक्चुअली फिजिकली चैलेंजिंग काफी चीजें थी। हम जब कारगिल की शूटिंग कर रहे थे तो बहुत मुश्किल हुई हमें, हम बहुत ऊंचाई पर थे, और जो लोकेशन हमको पसंद आया था, डायरेक्टर को, कैमरामैन को, हम सबको, वहां सड़क भी नहीं जाती थी। तो हमने पहले तो सड़क बनाई ताकि हम लोग वहां पहुंच पाए। अच्छा। हाँ, तो पूरा यूनिट फिर वहां पहुंचा और हमने शूटिंग की करीबन 1 महीना। और बहुत ही मुश्किल चैलेंजिंग लोकेशन था वो, क्योंकि वहां पे इतने ऊंचाई पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो काम करना मुश्किल होता है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे भी 5-6 दफा ऑक्सीजन लेना पड़ा। तो ऑक्सीजन टैंक्स हमारे होते हैं, जिसको भी जरूरत पड़ती है वो इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स हमारे सेट पे रहते हैं, नर्स रहते हैं। और मुझे तो पूरे सीक्वेंस में सिर्फ दौड़ना था। और जब आप पहुंचते हैं लद्दाख तो आपको बोला जाता है कि आप दौड़ें तो बिल्कुल ना, और चले भी तो धीरे धीरे चले। और मेरे हर शॉट में मुझे दौड़ना था। हाँ, तो चैलेंजिंग था लेकिन मजा आया। और उस वक्त मुझे एक अंदाजा हुआ जब मैं उन पहाड़ियों पे था और हम कारगिल का सीक्वेंस शूट कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने अद्वैत से और हमारे साथ मेजर साहब जो हैं, जिन्होंने हमें, जो हमारे कंसल्टेंट थे वॉर के सीक्वेंस के लिए, मैं उनसे कह रहा था कि हम तो शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब असली जो हमारे जवान होते हैं, हमारे जवान जब उस कारगिल में जब हुआ था, जंग हुई थी या घुसपैठी आए थे और उनको निकाला गया था, तो वो कितना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि आप नीचे हैं, गोलियां ऊपर से आ रही हैं, और उसके बावजूद आपको फतेह करनी है। तो जो हमारे जवान हैं हिंदुस्तानी, उन्होंने उनका जो सैक्रिफाइस, उनका जो करेज, उनकी बहादुरी, उसका हमें एक हल्का सा अंदाजा हुआ कि उनके साथ उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हुआ होगा। तो उससे और भी दिल में उनके लिए एक इज्जत और ज्यादा जागी। जी सर, इसको ही सच्चा कलाकार कहते हैं। और आप जैसे कलाकार, आपको देखकर हम जितने नए कलाकार हैं वो सब आपको इंस्पिरेशन के रूप में लेते हैं, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ना सिर्फ हमें, जितने भी दर्शक हैं वो लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। एक्चुअली मैं भी हम सब सीखते ही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, और मैं भी अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। सर, आपकी बहुत सारी फिल्में हमने देखी है जिसमें आप अचानक से कभी मोटे हो जाते हैं, फिर पतले हो जाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर पतले हो जाते हैं, फिर मोटे, फिर पतले। सर कैसे? हाँ। सर ये करते क्या है आप, कैसे करते हैं सर, ये जानना है। फिट टू फैब, हाउ? नहीं, वो एक्चुअली उसके पीछे साइंस है और आप उसको फॉलो करें तो हो जाना चाहिए। सर प्लीज बताइए, प्लीज बताइए सर। मेरा ट्रेनर और वो बहुत घटिया है सर, हटा दूंगी मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। आई एम श्योर आपका ट्रेनर अच्छा है, और लेकिन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम ट्रेन करते हैं, और रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात को 8 घंटे सोना, सही खाना खाना, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिकल, मतलब गुड हेल्थ के लिए, अच्छे सेहत के लिए। तो वो करना, उस वक्त आपको स्ट्रिक्ट, जैसे मैं बड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ जब मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे बॉडी में तब्दीली लानी है, तो मैं बड़ा स्ट्रिक्टली उस डाइट को फॉलो करता हूँ। सर लाइक व्हाट, क्या डाइट लेते हैं, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे। देखिए, डाइट का ऐसा है कि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है, हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमको बैलेंस डाइट देते हैं।
लेकिन जब आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है फैट लॉस, क्योंकि वज़न जब आप कम करते हैं उसमें मसल भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं कम करना है, हमें चर्बी हटानी है, फैट कम करना है। तो उसके लिए अभी बहुत टेक्निकल चीज़ में जा रहा हूँ मैं, लेकिन जिनसे आपने पूछा, हाँ, तो 3500 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट या। तो अपना अगर आप दिन में 500 कैलोरी कम इंटेक लें, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे 500 कैलोरी कम लें, तो एक हफ्ते में 3500 कैलोरी हो जाते हैं। वाओ। और सॉरी, मैंने आपको ग्राम कहा ना? जी जी, नहीं, ग्राम गलत है, 1 पाउंड। 3500 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ फैट। तो करीबन आधा किलो, जी जी, 1 पाउंड ऑफ फैट। तो एक हफ्ते में आप 1 पाउंड कम कर सकते हैं या आधा किलो कम कर सकते हैं, अगर आपने डाइट दिन में 500 कैलोरी कम ली, जितना कि आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम एनर्जी यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की, कोई भी काम करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ कैलोरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सोते वक्त भी आप कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिन भर में जो आप जितना कैलोरीज जला रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अगर आपने कम लिया खाने के टाइम पे, तो हर रोज़ 500 कम कैलोरी जा रहे हैं। तो आपके जिस्म में जो फैट है वो आपकी बॉडी इस्तेमाल करना शुरू करती है, और फिर वो जो है आपके जिस्म से कम होने लगता है। तो आपको खुराक उतनी लेनी है, थोड़ी कम लेनी है, लेकिन उसमें बैलेंस होना चाहिए, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए। सर, और वर्कआउट रूटीन? मुझे वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं वेज ज़्यादा खाता हूँ जी। अच्छा अच्छा। और वर्कआउट रूटीन मैं आमतौर पे तो वर्कआउट नहीं करता हूँ, जब तक फिल्म के लिए नहीं करना पड़े। मैं बड़ा लेजी हूँ। मुझे स्पोर्ट्स खेलने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा। तो मैं उसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, कोई ना कोई टेनिस, बैडमिंटन। अच्छा, बुझ रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है एक्टर बनना, ऐसे ही जज कर देते हैं बैठे बैठे। एनीवे सर, मुझे जानना है कि आपको गोलगप्पा, या फिर यूं कहें तो बिहार में उसको कहा जाता है फुचका कहते हैं जी, तो कहाँ का पसंद है? और पहले तो बताइए कि कहाँ का पसंद है आपको। एक्चुअली यहाँ आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, बिकॉज ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे महाराष्ट्र में हम पानीपुरी कहते हैं उसको, दिल्ली में शायद गोलगप्पे कहते हैं, फुचका आई थिंक बंगाल कोलकाता और पटना में फुचका कहते हैं। हाँ, तो हर इलाके की अपनी खासियत है, और हर जगह आई थिंक बहुत ही अच्छा बनता है। लखनऊ में बतासा, लखनऊ में उसे बताशा कहते हैं उसको, लखनऊ में। अच्छा, और बनारस में भी गोलगप्पा या गोलगप्पा? नहीं, गोलगप्पा। हाँ। अम्मी से पूछना चाहिए, अम्मी बनारस की। हाँ बिल्कुल। मैं उनसे पूछता हूँ। तो सारे जगह पे आपने ट्राई? हाँ, मैंने हर जगह तो ट्राई नहीं किया है, अगर सच कहूँ तो, लेकिन मैंने दिल्ली में खाया है, कलकत्ता में खाया है। अच्छा। हाँ, बम्बई में तो खाया ही है, और कई जगह खाया है मैंने वैसा। हाँ, लेकिन हर जगह नहीं खाया। हाँ। बिहार में मैंने लिट्टी चोखा खाया मैंने। सर, इस बार जब भी आएंगे मुझे बताइए, आप जहाँ भी रहेंगे हम लाके पहुँचाएंगे। हाँ, पक्का। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। और मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन लगा ही नहीं कि मतलब आपके सामने बैठी हूँ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हर एक कलाकार को या हर किसी को बहुत कंफर्टेबल जोन में लेके जाते हैं, और बहुत हम्बल एंड वेरी स्वीट यू आर सर। थैंक यू सो मच। सेम हियर सर। सर, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप बिहार के दर्शकों को या यूपी के दर्शकों को आप एक डायलॉग बोल के, भोजपुरी में। अच्छा, कौन सा डायलॉग बोलूं? आप बताइए, भोजपुरी में कौन सा डायलॉग बोलूं? आपका कोई डायलॉग हो जो मैं हम अपना ही लाइन एक बताते हैं, जो कि बहुत हैशटैग पॉपुलर हुआ था। हाँ, बताइए। कि फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मजा आया सर, थैंक यू।